एज ए फीमेल सब सोचते हैं यही कि शादी के बाद जो है हमारा करियर खत्म हो जाएगा, जो करना है पहले ही कर लो। तो आपका इस चीज़ पे क्या विचार है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है सच में, या कुछ और होता है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। और आज के इस इंटरव्यू में एक बहुत ही खास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एंटरप्रेन्योरल कपल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और बिहार की मिट्टी जिस चीज़ के लिए फेमस है और उसी मिट्टी से एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एग्रीफीडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर से, मिस्टर रमन सर एंड हिज वाइफ प्रिया मैम से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। जी नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार है। और अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका ये जर्नी जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो बहुत ही अलग शब्द दिखता है अगर आप अगर बिहार से बिलोंग करते हो तो आपने किस तरीके से इसका आइडिया लगाया और कैसे इसको स्टार्ट किया? देखिए, एक्चुअली हमारा जन्म ही हुआ है गांव में, और फार्मिंग बैकग्राउंड था। मेरे पिताजी किसान हैं, आज भी खेती करते हैं। तो बचपन से बहुत सारी समस्याओं को हम लोग देखते हुए आगे बढ़े। अब समस्या ये थी कि अनाज होता था बहुत सारा, बट पैसे बहुत कम आते थे घर पे। हम लोग अनाज के सीजन में बहुत खुश होते थे कि इतना अनाज हुआ है, इस बार कुछ प्लान कर लेंगे, बट होता नहीं था कभी ऐसा। या तो कीमत कम हो जाती थी या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता था। बहुत सारी समस्याएं थी। तो कहीं ना कहीं ये माइंड में बैठा हुआ था कि आगे चल के कुछ करना है अपने गांव के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए। और ये मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में ही करना है, क्योंकि यही हमारा स्ट्रेंथ है, हम यहीं से निकले थे। तो जब हम लोग पढ़ाई तो गांव में ही हुई, हमारी बेसिक एजुकेशन है। ग्रेजुएशन मैंने भागलपुर से मारवाड़ी कॉलेज से किया है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं एमबीए के लिए बैंगलोर गया था। तो बैंगलोर में कल्चर अलग है, वहाँ पे बात बात में लोग बस स्टार्टअप ही डिस्कस करते हैं। अगर किसी आप रेस्टोरेंट में भी चले जाइए तो वो कल्चर वहाँ पे है कि लोग बैठ के अपना आइडिया डिस्कस करते हैं। तो हमारे भी कॉलेज में एक स्टार्टअप इवेंट था, उसमें मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये आइडिया पिच किया था कि कैसे हम एक स्टोरेज हाउस को ऑनलाइन लाके या फिर एज ए प्लेटफॉर्म बना के कैसे किसान को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे थे। ग्रेन वेस्टेज से बचाना था, जो चूहा खा जाता है या सड़गल जाता है, बारिश में भीग जाता है। और एक सिक्योर प्लेटफॉर्म था जिसमें मिडिलमैन का कोई रोल नहीं था। किसान आराम से अपना अनाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इर्द गिर्द या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच सकता था, और कस्टमर्स लेने वाले लोग हैं। तो ये एक आइडिया था जिसको मैंने बहुत 3-4 साल लगे संघर्ष करने में। इसको 2 साल पढ़ाई में पूरा करने के बाद हम लोगों ने इसको एक रूप दिया। और दूसरा उसमें जुड़ा हुआ ही भाग था उसका कि जो किसान यहाँ पे किसी चीज़ की खेती करते हैं तो होता क्या है कि उनका इनपुट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसको कम करके कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना था जिसका लागत ज़्यादा हो और जो उन्होंने लगाया है वो कम हो, और जो उनको मिले वो ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो। तो वैसे ही हम लोगों ने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कराई है किसानों से, जिसका प्रोडक्ट भी हम लोग बना के, लेमन ग्रास टी, हर्बल टी, आपको भी हम लोगों ने भेजा था, शायद मिला होगा। और वो प्रोडक्ट अभी अच्छा कर रहा है। किसानों को लॉकडाउन के दौरान अच्छा खासा इनकम हम लोगों ने दिया है इस चाय के जरिए। तो यही हमारा स्टार्टअप जर्नी है, जो एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुआ है और अभी भारत के लगभग सभी राज्यों में और भारत से बाहर भी लैंड कर चुका है ये प्रोडक्ट, और अच्छा फीडबैक है कस्टमर्स का। जैसा कि मैंने यहाँ पे रिसर्च किया अभी तक जो भी, तो आपका शादी जो है रिसेंटली हुआ है, मतलब इसी साल शायद फरवरी में हुआ है। तो जब आप प्रिया मैम से शादी हुआ आपका, तो उसके बाद कैसे आप एज ए मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आई आपके लाइफ में? देखिए, जब भी आप कुछ करने के लिए सोचते हैं तो आपके दिमाग में सारा प्लान सेट होना चाहिए। तो वैसे ही हम दोनों का था। हमारा मतलब हम जब से मिले हैं, बातचीत होती थी, तो आइडिया डिस्कस जरूर करते थे हम लोग। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी अंकित आपको। 2016 में जब मैं अपना एमबीए करने के लिए देहरादून गई हुई थी, तो 2017 में मुझे एक रिसर्च पेपर मिला था जिसमें मैंने टॉपिक ही ये लिया था कि हमारे यहाँ बिहार में क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, खास करके फूड प्रोसेसिंग में। फूड प्रोसेसिंग में बिहार पूरे इंडिया को लीड कर सकता है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के बाद भी लोगों के पास नॉलेज की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, जिसके चलते लोग अपनी जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज है उनको प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं।
तो 2017 में जब मेरा रिसर्च पेपर ये था, उस टाइम मैं मिस्टर रमन से बैंगलोर में मिली थी। उस टाइम मैं बैंगलोर में इंटर्नशिप कर रही थी। तो ये आइडियाज हम दोनों ने डिस्कस किए थे। आइडिया डिस्कस करने के बाद हमने से एक प्लान बनाया जिसमें हमने ये बोला कि हम जो किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था या वेयर हाउसेस जो भी करा रहे हैं, अगर इसके साथ हम किसान को इस चीज के लिए कन्विंस करें कि जो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, उन ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ वो अगर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करे तो जो नुकसान उनको होता है वो उस नुकसान की वो भरपाई कर पाएंगे। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ही हम लोगों ने किसानों को रिक्वेस्ट करके उनको अपने साथ जोड़ के मेडिसिनल प्लांट में लेमन ग्रास की खेती कराई। तो मैं 2017 से ही रमन के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट इवेंट था, उस इवेंट में ही मैं रमन के साथ जुड़ी थी। तो उस टाइम से ही हम दोनों इस चीज को डिस्कस कर रहे थे और इस चीज को आज तक यहाँ तक लेके आए हैं। तो आपका जो ये जो प्रोडक्ट है, जो लेमन ग्रास टी है, जो आपने मेरे पास भेजा था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो चीज़। तो ये जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, क्योंकि मेनली जो हमारा चैनल है, जो हमारे ऑडियंस हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं तो उसका एक मॉडल है। लोग पहले उसको मार्केट में रिसर्च करने के लिए लोगों के पास भेजते हैं जो कि एक अच्छा फीडबैक दे सके, जो कि उस चीज़ का जानकार हो। तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट्स हर सेक्टर से जुड़े लोगों के पास भेजा। यहाँ तक कि हमने कुछ स्टूडेंट्स जो कि बाहर किसी टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई या फिर MBA वगैरह कर रहे हैं उनके पास भी भेजा। जो लोग जिम ज्वाइन करके जिम कर रहे हैं उनको भी भेजा। जो लोग सारा दिन काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके पास भी भेजा। कॉरपोरेट्स को भी भेजा। तो सबके जो फीडबैक आए, यहाँ तक कि जो किसान हमारे खेत में काम करता है एज ए मजदूर, जो कि उसको साफ करता है या पत्ते को काट के सुखाता है, उस बंदे को भी हमने टेस्ट कराया है और उनका फीडबैक भी ये था कि ये ऐसा चीज है जिसको शाम को अगर आप पीते हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये चाय। तो जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एज ए फ्रेशनर रिफ्रेशमेंट है ये, वो इस चाय को ले सकते हैं। ये चाय उनको हमेशा एनर्जेटिक फील कराएगा, फ्रेश फील कराएगा। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अभी जो संक्रमण का समय चल रहा है तो हर तरह के संक्रमण से बचाने वाला चाय है ये। तो अभी अगर हमारे किसी ऑडियंस को ये प्रोडक्ट को खरीदना हो तो वो किस तरीके से इसको खरीद सकता है? देखिए, बिहार के अंदर क्या है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे टेक से भी लोग हैं जो कि हमेशा एप्लीकेशन फेसबुक पे ये सब देखते रहते हैं। तो हमने बहुत सिंपल बनाया है। पटना जैसे शहर में तो 1-2 टाइप्स हैं हमारे, जहाँ से कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रो फूड ऐप करके एक ऐप है जिसपे ये अवेलेबल है, और नहीं तो हमारा ऑनलाइन नंबर आपको हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे व्हाट्सएप पेज पे मिल जाएगा, जिसका लिंक सब जगह शेयर किया हुआ है। वहां से आप आराम से कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि आपको 1 से 2 दिन में पटना में डिलीवर हो जाएगा। तो वो जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा। आप इस पर कॉल करके काफ़ी आसानी से इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो और टेस्ट ज़रूर करिएगा इस प्रोडक्ट को कितना अच्छा है। मैंने पर्सनली भी टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ज़रूर एक बार तो ज़रूर खरीद के देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर इनको दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि स्टार्टअप को स्टार्ट करते टाइम बहुत सारा दिक्कत इनिशियली आया होगा, क्योंकि बिहार में मेनली बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। तो जब आप सेटअप कर रहे थे इस चीज़ को तो उस टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आई आपको? देखिए, जब ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो ये आइडिया पे मैं, मेरे बड़े भाई, हम दोनों काम करते हैं साथ में। हम दोनों ने बहुत डिस्कस किया था और प्रॉब्लम्स भी हम जानते थे कि आएगा। बिहार था, लोग हर चीज़ के जानकार हैं यहाँ पे, और जब हम लोग आइडिया लेके आए तो हमारे साथ शुरू में बहुत सारे लोग जुड़े। बेनिफिट्स उनको समझ में आ रहा था कि खेती में है, खेती के थ्रू जो हम लोग आइडिया लाए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आपका अनाज हम लोग बिकवाएंगे, तो लोग जुड़े बहुत। बट जब करने की बारी आई, जब लोगों को हमने कहा कि ठीक है आप डिमांड के हिसाब से खेती कीजिए, मार्केट में आप हर एक साल वही ट्रेडिशनल गेहूँ, चावल, गेहूँ, धान या फिर मक्के की खेती कर रहे हैं, थोड़ा हट के कुछ मेडिसिनल लगाते हैं जिससे कि आपको कैश हमेशा आते रहेगा टाइम बाय टाइम। तो लोग उस समय पीछे हट गए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। जो हमसे जुड़े थे हम लोगों ने उनके साथ मिलके लेमन ग्रास की खेती की, तुलसी की खेती की। पत्ते बाहर भी जाते थे हमारे,
जब कोरोना में ये सारा आया, लॉजिस्टिक का इशू हुआ, तो हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाने का निर्णय लिया और अच्छा कर रहे हैं। तो हर्सल्स बहुत सारे थे शुरू में, यहाँ पे मार्केट नहीं है किसानों के लिए, लॉजिस्टिक्स की समस्या तो सबसे भारी है। आप यहाँ से 10 किलोमीटर जाने के लिए 8 घंटा 10 घंटा का टाइम दे सकते हैं आराम से, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो सब्जी वाले हैं या फल वाले हैं, उनका तो ऐसे ही 60% फल बर्बाद हो जाता है, सब्जी सड़ जाता है मार्केट तक पहुँचने से पहले। और मार्केट में पहुँचने के बाद क्या है, मिडिल मैन का रोल है वहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं थी। हमारे स्टार्टअप को समस्या ये थी कि कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बिहार में उस समय। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में सरकार ने लॉन्च किया, उसमें भी बहुत सारी गैप्स थी जो धीरे धीरे फिल हो रहा है। बहुत सारे स्टार्टअप सेलेक्ट हुए, हम भी पोटेंशियल स्टार्टअप और बिहार में सेलेक्ट हुए थे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में। तो थी जो समस्याएं अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इकोसिस्टम बिल्कुल नहीं था बिहार में, जो अब धीरे धीरे कुछ एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और उनको देख के हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स भी पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। लोग अब बिहार में बने प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, बिहार के बने प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे भी बिहार में बने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स हैं, मार्केट है, तो अब समस्याएं कम है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से स्टार्टअप को स्टार्ट करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आई और बिहार में काफ़ी सारे गैप्स को फुलफिल किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। और अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अभी के टाइम में जितने भी यंगस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें आपके टाइम से, जब आप 15 साल या 20 साल के थे, उस टाइम पे इतना एडवांसमेंट नहीं था जो आज के टाइम में है। तो आज के टाइम में 15-16 साल के लड़के को ही पता होता है कि स्टार्टअप क्या होता है, किस तरीके से आइडिया को पिच करते हैं, क्या होता है। तो अगर कोई एज ग्रुप है जो 16 से लेके 22 या 25 तक है, तो अगर वो स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से उस टाइम पे अपना माइंडसेट बना सकता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा आप लोग। देखिए, स्टार्टअप में क्या है कि जो लोग अपने अगल बगल में जो समस्याएं हैं उसको अच्छे से रीड कर किए हैं या करते हैं, वो उसके ऊपर ही काम करके कहीं ना कहीं जाके एक स्टार्टअप आइडिया लेके आते हैं और उसको मतलब अच्छे से स्टेबल करते हैं। ओला हो गया, उबर हो गया या फेसबुक ही हो गया, ये सारे स्टार्टअप्स हैं और ये सारे किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। टैक्सी ढूंढना रात को 3 बजे सुबह में या फिर एनी टाइम। अब आज क्या है, घर में बैठे आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट है, भारत के सभी मार्केट्स को कनेक्ट करके रखा है। तो आपको अगर कुछ स्टार्ट करने है, भविष्य में आगे एंटरप्रेन्योर बनना है या कोई बड़ा आइडिया है आपके पास, तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। आप लोगों की समस्याओं को सुनिए, आप समस्याओं को जानिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वर बनिए। आप अच्छा स्पीकर बनिए ताकि जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो किसी के सामने आप प्रेजेंट कीजिए, तभी आपका आइडिया वेरीफाइड होगा। और वैसे ही आपको विजनरी भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज में अच्छाई बुराई दोनों है। तो जब आप स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको डर भी लगेगा कि क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो आपको विजनरी होना पड़ेगा कि नहीं, ये स्टेप अगर हम पार कर लेंगे तो आगे जाके कुछ अच्छी चीजें भी सामने आएंगी। और इन सब के साथ साथ आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इन सब सारी चीजों का उसके अंदर होना जरूरी है। जब तक वो अच्छे से इन सारी चीजों को सेटल नहीं करता है, कठिनाइयां होंगी। अगला सवाल जो है वो प्रिया मैम से है और खासकर हमारी फीमेल ऑडियंस की तरफ से आता है। और ये आता है कि मतलब एज ए फीमेल सब सोचते हैं यही कि शादी के बाद जो है हमारा करियर खत्म हो जाएगा, जो करना है पहले ही कर लो। तो आपका इस चीज़ पे क्या विचार है कि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है सच में, या कुछ और होता है? देखिए, अगर आप पर्सनली मेरे विचार की बात करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग शादी के बाद किसी भी फीमेल का कैरियर खत्म नहीं होता है। ये डिपेंड करता है फीमेल के माइंडसेट पे और जहाँ पे वो जा रही है उनके उस घर के माइंडसेट पे या उनके हस्बैंड के माइंडसेट पे। तो अगर फीमेल्स जो है अगर वो काम करना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन है या जो आज का जो जनरेशन है वो कभी भी कोई भी फीमेल काम करने से मना करेंगी। हाँ, शादी के बाद एक तरह से इम्पैक्ट ये पड़ता है कि शादी के बाद आपके काम के साथ साथ आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होती है।
तो अगर आप दोनों चीज़ों को मैनेज करने में सक्षम हैं तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरी राय अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो शादी के बाद मेरा लाइफ और ग्रो हुआ है मेरे काम के क्षेत्र में। मेरा वर्क कल्चर बदला है, मेरी डेजिग्नेशन मेरा बदला है, मैं जो करना चाहती थी वो मैं आज कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी भी लाइफ खत्म नहीं होता है शादी के बाद। शादी के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी के हिसाब से शायद 2017 में आप लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया था, तो अभी 2020 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं इसको किए हुए। तो अगले 5 साल में आप कहाँ पे देख रहे हो एग्री फीडर को? ये क्या विज़न है आपका? हमारा विजन यही है कि अगले 5 साल में एग्री फीडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहां पे किसान जुड़े और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली, मतलब हम उनको कनेक्ट कर पाए फूड मैन्युफैक्चरर्स के साथ, ताकि जो भी उनका प्रोडक्ट है उसका सही कीमत उनको मिल पाए और वो बस ट्रेडिशनल फार्मिंग ही ना करें। जितने भी बिहार के छोटे बड़े किसान हैं, हर क्षेत्र में गांव है, गांव में जो किसान हैं वो हमसे जुड़े और उसके बाद क्या हो कि उनके प्रोडक्ट का सही कीमत के साथ साथ एक मॉडल सेट किया जाए फार्मिंग का, जिसमें किसान को सालों भर कृषि से आय हो और उनकी जो डिपेंडेंसी है ट्रेडिशनल फार्मिंग पे वो कम। और हमारा एक मिशन ये भी है कि जितने भी एफपीओज हैं जो काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, ये मेरा एक मैसेज है सभी को कि एफपीओज बिहार के लिए एक की पॉइंट है जो कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग को स्टेबल कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं उसकी बहुत जोरदार। क्योंकि फार्मर जो किसान उपजाता है, किसान जो ग्रेन्स या जो भी प्रोडक्ट उपजा रहे हैं, अगर कोई है जो उसको प्रोसेस करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले जा सकता है तो वो है एफपीओज। एफपीओज के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बना रखी हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है उन एफपीओज से, आप ऐसा करें, दूसरे स्टेट्स को भी आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स की खेती पे ज्यादा जोर डालिए जिसको हम आसानी से प्रोसेस करके कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट बना सकते हैं या रेडी टू यूज प्रोडक्ट बना के मार्केट में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से उठ के बिजनेस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अभी तक जो भी हो रहा है बिहार में वो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। किसान 10 रुपए का मक्का 12 रुपए में बेचता है, 12 रुपए का मिडिलमैन फिर उसको 13 रुपए में बेचता है, तो ये ट्रेडिंग है, 1-1 रुपए का गैप है। लेकिन वही 1 किलो का आलू अगर आप चिप्स बना के लेज और कुरकुरे जो कर रहे हैं, पेप्सिको जो कर रही है, आप देख रहे हैं 50 ग्राम आलू का कीमत उसके पैकेट में 20 रुपए 25 रुपए है। तो एक ऐसा सेटअप करें जिससे कि रोजगार भी आए और किसानों की आमदनी भी बढ़े और हमारे यहाँ बना लोकल प्रोडक्ट लोग यूज कर पाए। तो जैसा कि आप सब दोनों जो है वो काफ़ी टाइम से स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो मेरे हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन है अगला कि कौन कौन सा वो स्किल सेट होना चाहिए कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल सेट की ज़रूरत होती है? देखिए, जब स्टूडेंट्स की जब बात आती है तो मैंने पहले भी बताया था कि उनको एक अच्छा लिसनर होना होगा, तभी वो समस्याएं को सुन पाएंगे। एक अच्छा ऑब्जर्वर होना होगा ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि उनके अगल बगल की समस्याएं क्या है। जो भी आप आज के डेट में स्टार्टअप्स देखेंगे, किसी ने घर में बैठ के खेलने वाला खेल है लूडो, उसको ऑनलाइन लाके आज करोड़ों का मालिक। आज लूडो गेम हर फोन में आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, लोग ऑनलाइन लूडो खेलने लगे। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है, किसी ने ऑब्जर्व किया कि लोग अपने घर में बैठ के लूडो खेलते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड हुआ है लूडो फोन्स में। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जिसको लोगों ने उठा के ऑनलाइन लाके और अच्छा खासा पैसा बनाया, बिजनेस बनाया। तो एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी चीज को लेके पॉजिटिव होना चाहिए आपको। और एक विजनरी पर्सन एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये सारे स्किल सेट्स हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ में ही लोगों को सीखनी चाहिए, अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, स्किल्स को इनहेंस करना चाहिए। मैं आप दोनों से एक मैसेज सुनना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए?
देखिए, जो स्टूडेंट्स 10th में या 12th में हैं, अभी तो सामने उनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है, ठीक है। बट जब आप हमारे बिहार में कहीं भी एंटरप्रेन्योरशिप अभी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं है। बट जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, तो आपको अपने स्टेट्स के या अपने लोकल समस्याओं को भी जानना चाहिए, और साथ ही साथ जिन लोगों ने उन समस्याओं पे काम किया है या आज कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उन्होंने कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, प्रॉब्लम था क्या एक्चुअली, और आज क्या हो रहा है उस पर। इससे क्या होता है कि आप समस्याओं को भी जानते हैं और आपके अंदर भी वो पॉजिटिव माइंडसेट आता है, और कुछ कर गुजरने का जो हुनर है वो धीरे धीरे सेटअप होता है। पॉजिटिव माइंडसेट आता है कि हम भी कुछ करेंगे, इसने ऐसे किया था, हम ऐसा सेटअप करेंगे कि ऐसे होगा। आज टेक्नोलॉजी बहुत ईजी चीज़ हो चुका है, लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में आज किसान भी पीछे नहीं है। और बिहार के किसान कम पढ़े लिखे किसान भी हैं, पढ़े लिखे किसान भी हैं, सब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको दुनिया से कदम मिला के चलना होगा। बिहार के एजुकेशन सिस्टम में कुछ गैप्स हैं जो समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि आपको जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से चलने के लिए सोशल मीडिया, गूगल, ये सारा चीज़ का हेल्प लेके उनके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, जानना होगा कि बाकी के राज्यों में या बाकी के दुनिया में क्या हो रहा है। हम अभी तक मतलब हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ये है कि लोग 12th क्लास के एग्ज़ाम के दिन तक बस तैयारी के पीछे पड़े रहते हैं कि हम कितने तैयार हैं, ठीक है। स्मार्ट एजुकेशन का समय है, सब चीज़ पढ़ना होगा। आज उम्र कहीं मैंने मतलब ही नहीं है कि आप कितने उम्र के हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या कुछ स्टार्ट करने के लिए या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए उम्र कहीं मायने नहीं रख रहा है। कम से कम उम्र के लोग भी बहुत सारे स्टार्टअप्स करके पैसा कमा रहे हैं। आए दिन आप गूगल पे पढ़ेंगे, उनके बारे में न्यूज़ आते रहता है। तो मेरा मानना ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के पढ़ाई के साथ साथ एंटरप्रेन्योर वर्ड अपने डिक्शनरी में डालिए, उसके बारे में पढ़िए। बिजनेस आइडिया क्या है, क्या कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर निकलते हैं, आपका कंपटीशन बड़े लेवल पे ओपन हो जाता है। आप एक सिंपल नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्म भरने वाले एक बंदे होते हैं, बट जब आपका एग्ज़ाम का डेट आता है तो पता चलता है कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। तो अपने आप को अभी से कॉम्पिटिटिव बनाइए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और रोजगार करने की नहीं, रोजगार देने के बारे में सोचिए। एक अच्छा ड्रीम देखिए और उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। ये सही समय है अपने अंदर स्किल्स इन्हांस करने का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया होगा, और शायद आपके अंदर भी जोश आया होगा कि आप भी कोई स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल सेशन था, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो था। और जितने भी दोस्त आप सभी के हैं उनको शेयर करिए, और उनको भी कहिए कि यार काफ़ी मोटिवेशनल है, वो भी आगे फॉरवर्ड करेंगे। और इस टाइप के और भी इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।